नमस्कार, न्यूज 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नायर। न्यूज 10 में नजर डालेंगे प्रमुख देश और दुनिया की खबरों पर। अब से कुछ देर बाद शुरू होगा कपड़ा क्षेत्र का सबसे बड़ा आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन करेंगे। 100 से ज्यादा देश ले रहे हैं इस वस्त्र कार्यक्रम में हिस्सा। साथ ही आज प्रधानमंत्री मोदी रेलवे की 41,000 करोड़ से अधिक की अवसंरचना परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा विश्व व्यापार संगठन की 13वीं मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से अबुधाबी में होगी शुरू। खबरें होंगी अंतर्राष्ट्रीय जगत से और खेल क्षेत्र से जुड़ी हुई भी। शुरुआत करते हैं न्यूज 10 हेडलाइंस के साथ। टेक्सटाइल सेक्टर का महाकुंभ भारत टेक्स 2024 आज से नई दिल्ली में होगा शुरू। प्रधानमंत्री भारत मंडपम में करेंगे उद्घाटन। 50 से अधिक घोषणाओं और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करीब 2000 रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। साथ ही 1500 रोड ओवरब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास और राष्ट्र को करेंगे समर्पित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में 1 दिवसीय पर्पल फेस्ट का करेंगे उद्घाटन। 10,000 से अधिक दिव्यांगजन अपने सहयोगियों के साथ कार्यक्रम में लेंगे भाग। संदेश खाली मामले में बड़ी खबर। टीएमसी नेता अजीत मैती को संदेश खाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। दिल्ली शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज भी नहीं होंगे पेश। आम आदमी पार्टी ने कहा, समन भेजने के बजाय ईडी को कोर्ट के फैसले का करना चाहिए इंतजार। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। हाईकोर्ट ने पहले फैसले रखा था सुरक्षित। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में गजा में अस्थायी संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई के लिए पेरिस में वार्ता जारी। कतर, मिस्र और अमेरिका निभा रहे हैं मध्यस्थ की भूमिका। वार्ता में शामिल होकर इजरायली प्रतिनिधिमंडल तेल अवीव लौटा। और खेल की खबरों में रांची टेस्ट में टीम इंडिया के सामने जीत के लिए 192 रन का लक्ष्य। भारत के पास इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त लेने का सुनहरा मौका। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन करेंगे। देश में आयोजित होने वाले वस्त्र क्षेत्र से जुड़े वैश्विक स्तर के अब तक के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से ये एक है। इसका आयोजन 29 फरवरी तक किया जा रहा है। 4 दिवसीय कार्यक्रम में 3500 से अधिक प्रदर्शक, 100 से अधिक देशों के 3000 से अधिक खरीदारों और 40,000 से अधिक व्यापारिक आगंतुकों की भागीदारी की उम्मीद है। वस्त्र क्षेत्र से जुड़े छात्रों, बुनकरों, कारीगरों और वस्त्र क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के अलावा नीति निर्माताओं एवं वैश्विक स्तर के सीईओ भाग लेंगे। इस आयोजन के दौरान 50 से अधिक घोषणाओं और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, जिससे वस्त्र क्षेत्र में निवेश एवं व्यापार को और अधिक बढ़ावा मिलेगा और साथ ही निर्यात को बढ़ने में मदद मिलेगी। कुल 11 वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदों के एक संघ द्वारा आयोजित और सरकार द्वारा समर्थित भारत टेक्स 2024 व्यापार और निवेश के दोहरे स्तंभों पर आधारित है। इसमें स्थिरता पर अत्यधिक ध्यान दिया गया है। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में 65 से अधिक ज्ञान सत्र होंगे, जिसमें दुनिया भर के 100 से अधिक पैनलिस्ट इस क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें स्थिरता और चक्रीयता पर समर्पित मंडप, एक इंडी हाट, भारतीय वस्त्र विरासत, स्थिरता एवं वैश्विक डिजाइन जैसे विविध विषयों पर फैशन प्रस्तुतियों के साथ साथ संवादात्मक फैब्रिक परीक्षण क्षेत्र और उत्पादों के प्रदर्शन का भी समावेश होगा। प्रधानमंत्री के 5 विजन से प्रेरणा लेते हुए भारत टेक्स 2024 संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित करेगा। 5 विजन के तहत फाइबर, फैब्रिक और फैशन के जरिए फार्म से लेकर फॉरेन पर एकीकृत रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। यह संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को कवर करता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की लगभग 2,000 रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास करेंगे। 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित इन स्टेशनों का 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पुनर्विकास किया जाएगा। इन स्टेशनों पर आधुनिक यात्री सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इन्हें पर्यावरण और दिव्यांगों के अनुकूल पुनर्विकसित किया जाएगा। इन स्टेशन भवनों का डिजाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में गोमती नगर स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, जिसका लगभग 385 करोड़ रुपए की कुल लागत से पुनर्विकास किया गया है। भविष्य में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस स्टेशन पर आगमन और प्रस्थान सुविधाओं को अलग कर दिया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री 1,500 रोड ओवर ब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे। ये रोड ओवर ब्रिज और अंडरपास 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित है। लगभग 21,520 करोड़ रुपए की लागत से इन परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। इन परियोजनाओं से भीड़ कम होगी, सुरक्षा और कनेक्टिविटी बढ़ेगी और रेल यात्रा की क्षमता और दक्षता में सुधार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज TV9 नेटवर्क के व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे के ग्लोबल समिट में भाग लेंगे। इस दौरान वे कई अहम मुद्दों पर अपने विचार रख सकते हैं। TV9 नेटवर्क के सालाना कार्यक्रम व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे के ग्लोबल समिट का आज दूसरा दिन है। इसमें ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में एक दिवसीय पर्पल फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री मौजूद रहेंगे। सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग इस साल जनवरी में गोवा में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट 2024 के सफल आयोजन के बाद इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। 10,000 से अधिक दिव्यांगजन अपने सहयोगियों के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस आयोजन की नोडल एजेंसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय विकलांगता संस्थान है। पर्पल फेस्ट में उन सामाजिक संगठनों के समावेशी स्टॉल लगाए जाएंगे जो दिव्यांगजन के लिए सुगमता और समावेशिता सुनिश्चित करने के साथ साथ उनके अधिकारों के लिए कार्य कर रहे हैं। यहाँ आने वाले लोग राष्ट्रपति भवन संग्रहालय देखने भी जा सकते हैं। इसके अलावा अमृत उद्यान में पर्पल कैफे, क्लाइडियोस्कोप, ज्ञान विज्ञान और खेलकूद जैसी गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा। और अब खबर पश्चिम बंगाल के संदेश खाली से जुड़ी हुई। महिलाओं के उत्पीड़न और उनकी जमीनों पर कब्जा करने को लेकर पश्चिम बंगाल का संदेश खाली लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। संदेश खाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टीएमसी नेता अजीत मैती को अब गिरफ्तार किया है, जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस बीच मामले में ममता सरकार के लिए भाजपा लगातार हमलावर है। कल तनाव और बढ़ गया। संदेश खाली जा रही फैक्ट फाइंडिंग टीम को पुलिस ने रोक दिया और गिरफ्तार कर कोलकाता स्थित पुलिस मुख्यालय ले जाया गया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। इसे लेकर पुलिस ने इलाके में धारा 144 लागू होने का हवाला दिया। वहीं फैक्ट फाइंडिंग टीम ने राज्यपाल से मुलाकात के दौरान कहा कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी। इस मामले पर राज्यपाल ने तत्काल डीजीपी से रिपोर्ट तलब करने का आदेश जारी किया है। वहीं 5 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर भीड़ के हमले के बाद से शाहजहां शेख फरार है। हालांकि ईडी ने 3 बार नोटिस दिया है और लुकआउट नोटिस जारी किया है। शाहजहां शेख के 2 सहयोगी गिरफ्तार तो हो चुके हैं, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। वहीं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का कहना है कि टीएमसी नेता और उसके सहयोगियों के खिलाफ यौन शोषण और भूमि हड़पने की 50 शिकायतें मिली हैं। इस बीच पश्चिम मिदनापुर में संदेश खाली और ब्रिगेड मार्च 2024 पर भाजपा सांसद दिलीप घोष ने कहा है कि संदेश खाली तो पहली झांकी है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। बंगाल के गांव-गांव में इस तरह की घटना होने वाली है। टीएमसी संदेश खाली में सभा करे, जनता उन्हें जवाब देगी। जो ट्रेलर संदेश खाली में चल रहा है, ये तो पूरा संदेश खाली तो अभी पहली झांकी है।
पूरी फिल्म बाकी है। बंगाल में गांव-गांव से इस प्रकार घटना होने वाला है। अभी जो शुरू हुआ है, ब्रिगेड तो बहुत दूर है। वो लोग संदेश खाली में सभा करने वाले थे, क्यों बंद कर दिए? जाके करके दिखाओ, वहाँ टीएमसी का बैनर में झंडा लेके सभा कराओ, पब्लिक उसका जवाब दे देगी। इसलिए वो सब ना बोले। पिछले बार पूरा देश से सारे पार्टी को बुला करके ममता बनर्जी ने ब्रिगेड में सभा की थी, उसके बाद 1 दर्जन सीट उनका कम हो गया था। इस बार दोबारा वही होने वाला है, 10 के नीचे उनका सीट आएगा। भाजपा सांसद दिलीप घोष ने आगे कहा कि फैक्ट फाइंडिंग टीम को रोकने से उन्हें लगता है कि वो पूरे मामले को दबा लेंगे, पर अब संदेश खाली की जनता चुप नहीं रहने वाली है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इसको रोक करके ममता बनर्जी सोच रही है कि घटना को दबा देंगी, लेकिन संभव नहीं है। वहाँ के लोग, वहाँ के महिलाएं जिस प्रकार से आवाज उठा रही हैं, टीएमसी की नेताओं को घर से निकाल रही हैं पकड़ पकड़ कर, पुलिस को रोक रही है, पुलिस की हिम्मत नहीं है उनको रोकने के लिए। ये जो घटना से पता चलता है कितना अत्याचार वहाँ हुआ है और पूरा देश इसको देख रहा है। उधर संदेश खाली पर केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक ने कहा है कि अगर ममता बनर्जी सरकार शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने में असमर्थ है तो उन्हें केंद्र सरकार से मदद लेनी चाहिए। राज्य को समर्थन देने के लिए केंद्र पूरी तरह से मौजूद है। तो केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक ने कहा है कि अगर राज्य सरकार से शाहजहां शेख को गिरफ्तार नहीं कर सकती है तो उसे केंद्र सरकार की मदद लेनी चाहिए और इस पे कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। अगर ममता दीदी से नहीं हो पा रहा है तो हम लोगों को बताएं, केंद्र पूरी तरह से राज्य को जो है सपोर्ट करने के लिए प्रस्तुत है। सेंट्रल फोर्स पूरी तरह से तैयार है। अगर जो है कि समुद्र दस्यु से, वो सोमालिया का समुद्र दस्यु से हम लोग अगर कोई जहाज को क्या है चंद घंटों में अगर खाली करा सकते हैं तो ये शेख शाहजहां जैसा ये तो एक मामूली सा विषय है। अगर केंद्र के ऊपर अगर छोड़ देते हैं तो 1 घंटे में शेख शाहजहां कहाँ है उसको निकालने का ताकत केंद्र में है। संदेश खाली जा रही फैक्ट फाइंडिंग टीम की गिरफ्तारी पर केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक ने कहा कि ममता सरकार जानबूझकर सच को सामने आने से रोक रही है। जब फैक्ट फाइंडिंग टीम आया है तो उनको भी वहां पर घुसने नहीं दिया गया, सीधा अरेस्ट करके लाल बाजार लेके आया। लेकिन जब तृणमूल कांग्रेस का कोई एमएलए या फिर कोई भी जो है लीडर संदेश खाली में जाना चाहते हैं, उनको जाने के लिए दिया जाता है। तो उनके लिए 144 नहीं है, उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है। जितना भी रूल होता है सभी विपक्ष के लिए और जो है केंद्र से आए हुए लोगों के लिए है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी संदेश खाली से जुड़ी तमाम अपडेट आप तक सामने लाएंगे। आप जुड़े रहिए न्यूज़ एट 10 के साथ। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, एक आम चुनाव, तैयार हो रहा है देश। जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक, गुजरात से अरुणाचल तक, जानिए हर राज्य की राजनीति का क्या होगा लोकसभा चुनाव पर असर। आम चुनाव 2024 राज्य नीति, सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। सियासी बिसात पर राजनीति का गुणाभार, गठबंधन की सियासत, बदलते रिश्ते, नेताओं की बयानबाजी। देखिए 24 की चुनौती, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक के ऑर्डर को चैलेंज किया था। आज वो दोनों याचिकाएं माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी हैं। तो इसका अर्थ ये है, इसका निष्कर्ष ये है कि जो पूजा वहां पे चल रही है वो नियमित रूप से चलती रहेगी। यानी कि अब ये कहा जाए कि हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाया
वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, तो क्या आप कैविएट दाखिल करने वाले हैं? जी बिल्कुल, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अगर वो आएंगे तो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में। जो आधार रहा फिलहाल मुस्लिम पक्षकारों का, और जो व्यास की पूजा के लिए लगातार ये रोक की मांग कर रहे हैं, तो क्यों आखिर मुस्लिम पक्षकार अब इस पूरे मामले में रोक की मांग कर रहे हैं? देखिए, इसमें जो आधार बना है, मुझे लगता है माननीय न्यायालय के फैसले का, उसमें कोर्ट के सामने हमने स्पष्ट रूप से बात रखी थी कि सेक्शन 151 सीपीसी में कोर्ट को ये पावर है जहां पे कोर्ट अगर कोई चीज मिस हो गई ऑर्डर में तो उसको क्लैरिफाई कर सकती है फर्दर ऑर्डर से, और साथ ही साथ जो उस केस की तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ा फैसला सामने आया है। ज्ञानवापी मामले से जुड़ा हुआ है। व्यास तहखाने में से जुड़ी जो मुस्लिम पक्ष की याचिका थी उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है, और अभी वकील ये बता रहे थे कि व्यास में अब पूजा जो है वो जारी रहेगी। बढ़ते हैं आगे, और इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला अभी आ रहा है और नियमित रूप से पूजा होती रहेगी। आज जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला सुनाने वाली थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही फैसले को सुरक्षित रख चुकी थी, और आज जब फैसला आया उसमें मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है, जिसमें अभी ये कहा गया है वकील के जरिए कि मुस्लिम पक्ष की जो याचिका है उसे खारिज कर दिया गया है, और व्यास तहखाने में पूजा को लेकर जो फैसला आया है उसमें वहाँ पूजा अब जारी रहेगी। इससे एक मुस्लिम पक्ष को जो झटका लगा है उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज 10 बजे फैसला सुनाना था, और ये जो फैसला है अब वो सामने आ चुका है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा जो है वो अब जारी रहेगी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से याचिका दी गई थी जिसमें पूजा पर रोक लगाने की ये याचिका थी, जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अभी की बड़ी खबर ये है जिसमें बताया गया है कि पूजा जो है अब व्यास तहखाने में आप जारी किए कर सकते हैं। दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला सुनाया गया है। आइए बढ़ते हैं आगे। लिखित आदेश के जो है उन्होंने जो है सोच पूजा पाठ और धार्मिक क्रियाओं को बंद कर दिया था, जिसको हाई कोर्ट ने भी माना है कि वहाँ पूजा जो है और धार्मिक क्रियाएं, कथा वगैरह तमाम राग भोग हुआ करता था। इसलिए जो जिला कोर्ट का फैसला रहा है उसको बहाल करते हुए उसको पुनः जो है उसको न्यायोचित मानते हुए उस पर जो मुहर माननीय हाई कोर्ट ने लगा दिया है, और हमारी जो धार्मिक क्रियाएँ जो 31 जनवरी के आदेश में जो है ये जिला कोर्ट के आदेश से शुरू हो गया था, वहाँ पूजा पाठ वगैरह उस तहखाने में शुरू हो गया है, उसको जो है मानते हुए उसको जो बरकरार रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है, जिससे ये न्याय जो है वास्तव में जो वहाँ जो पूजा पाठ वगैरह होती थी वो पुनः जो है वो लगातार चलेगी, इस पर कहीं कोई रोक नहीं है। और अंजुमन जामिया के उस दावे को, उस आपत्ति को माननीय हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब इसके बारे में सारी चीज़ें जो है यहाँ जो है चल रहा है, और पूजा पाठ तो हमारा शुरू हो ही गया है। सारे जो है जिलाधिकारी रिसीवर है, कॉरिडोर द्वारा जो है पूजा पाठ धार्मिक क्रियाओं को किया जा रहा है, दर्शन पूजन सब हो रहे हैं उस तहखाने में। और ये सिद्ध नहीं कर पाया है, क्योंकि जो इनकी आपत्ति थी हाई कोर्ट में आपत्ति इन्होंने लगाया कि जो वहाँ वो अंजुमन जामिया का ही हिस्सा है, मस्जिद का ही हिस्सा है, जिसको ज़बरदस्ती जो है न्याय के विरुद्ध जो है बिना प्रमाणों के जो है जिला कोर्ट ने जो है पूजा पाठ और व्यास जी को जिलाधिकारी को रिसीवर बना दिया, इसलिए इसको रोका जाए। जबकि ये साबित नहीं कर पाए हैं कि 1993 तक वो व्यास जी के कब्जे में नहीं था, स्वामित्व में नहीं था, पूजा पाठ नहीं होता था, ऐसा उन्होंने कोई प्रमाण, कोई दस्तावेज जो है माननीय हाईकोर्ट में नहीं दे पाए हैं। और हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आपके पास कोई लिखित प्रमाण है, उस आदेश की कॉपी है जिस आदेश के तहत 1993 में जो है तत्कालिक सरकार ने रोका था, शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था के नाम पे जो रोका था, अगर आपके पास कोई लिखित प्रमाण है तो दीजिए। जिसको ये प्रस्तुत नहीं कर पाया हाईकोर्ट में, यानी कि मौखिक रूप से राजनीतिक कारणों से वो कानून का, शांति व्यवस्था का हवाला देते हुए तत्कालिक सरकार ने रोक लगा दिया था बैरिकेटिंग करके, और पोजीशन से बाहर जो है व्यास जी को कर दिया गया था। इन सारी चीज़ों को देखते हुए माननीय हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है और फैसला हमारे पक्ष में दिया है, जो कि बड़े हर्ष का विषय है, और करोड़ों करोड़ लोगों की आस्थाओं पर मुहर लगा दिया। और माननीय हाईकोर्ट ने कहा है कि नहीं, ये पूजा पाठ धार्मिक क्रियाएं 1993 तक होती थी व्यास परिवार द्वारा, इसलिए ये जो आदेश है जिला 31 जनवरी का जो आदेश है जिला कोर्ट को, उसको बरकरार रखा जाएगा।
तो इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो 31 जनवरी को वाराणसी के जिला जज ने ये कहा था कि ज्ञानवापी मामले से जुड़े दक्षिणी व्यास तहखाने में पूजा की अनुमति दी थी, जिसके बाद अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने इस याचिका को खारिज करने की अपील जाहिर की थी। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है, जिसमें मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया है और जो फैसला आया है वो हिंदू पक्ष में आया है, जहां व्यास तहखाने में अब पूजा करने की अनुमति दे दी गई है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने ये फैसला सुनाया है। इस मामले में ये बड़ी खबर आ रही है और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिकेश, बड़ा फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट का, जहां व्यास तहखाने में अब पूजा की इजाजत दे दी गई है। हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ा फैसला। जी भावना, देखिए, जैसा कि जिला अदालत ने 31 जनवरी को फैसला दिया था और उसको चूंकि यहाँ के जो डीएम है उनको रिसीवर नियुक्त किया था उस तहखाने का, क्योंकि जो व्यास जी के नाती हैं शैलेंद्र पाठक, उनकी मांग ही यही थी कि इसको जो है डीएम को रिसीवर बनाया जाए, क्योंकि उन्हें ये आशंका थी कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी इस पर कब्जा कर सकता है। 31 जनवरी को, जब उसके पहले ही रिसीवर तो कोर्ट ने, जिला अदालत ने बना दिया था, लेकिन 31 जनवरी को पूजा पाठ का जो फैसला दिया और 8-9 घंटे के अंदर ही जिला प्रशासन ने वहां पर ऐसी व्यवस्था कर दी। जी। अब जो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी है उसने यह कहा कि यह गलत है, और जैसा कि अभी जो एडवोकेट हैं वो भी बता रहे थे, और काशी में अगर आप किसी से भी पूछोगे तो 93 के पहले दास जी की पीठ हुआ करती थी, वहां पूजन अर्चन का कार्य होता था। इसके अलावा श्रृंगार गौरी भी, जो कि एक बड़ा मामला है, आज जिला अदालत में यहाँ पे सुना जाना है, उसमें जो महिलाओं ने किया था, अपनी अर्जी दाखिल की थी कि प्रत्येक दिन श्रृंगार गौरी के पूजन अर्चन की अनुमति दी जाए। जबकि 93 के पहले, चूंकि वो जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई तो उस समय एक बैरिकेड लगाया गया, जिसके कारण जो तहखाने थे जिनके द्वार अलग अलग दिशाओं में खुलते थे वो भी उसके जद में आए और वो बंद हो गए। ऐसी स्थिति में चूंकि व्यास जी का तहखाना तो बंद हुआ ही, जो श्रृंगार गौरी का है वह भी बंद हो गया। इन्हीं मामलों को लेकर जिला अदालत में, हाई कोर्ट में केस चल रहे हैं, जो कि जिला अदालत ने पहले ही व्यास जी की जो तलगृह कहा जा रहा है, पहले तहखाना कहा जा रहा था लेकिन आजकल तलगृह कहा जा रहा है, तो उस पर अनुमति दे दी थी जिला अदालत ने। 31 जनवरी को क्रियान्वयन कराना था जिला प्रशासन को, उसने 7-8 घंटे के अंदर ही क्रियान्वयन करा दिया। और उसके बाद ये अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी इसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट गई, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जैसा कि आज निर्णय दे दिया है कि नहीं, जिला अदालत ने जो निर्णय दिया है पूजा पाठ का वो जारी रहेगा। तो ये एक बड़ा फैसला है, चूंकि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी यह साबित नहीं कर पाई कि 93 के पहले वो वहां पर पूजा पाठ नहीं होता था, जबकि काशी में जो लोग रोज पूजन अर्चन करने जाते हैं, बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाते हैं, उनमें बहुत सी महिलाएं शामिल हैं, तो वो व्यास जी की पीठ पर भी जाती थी, श्रृंगार गौरी के भी दर्शन करती थी। क्योंकि सुरक्षा को देखते हुए तत्कालीन जो सरकार थी उसने बैरिकेड कराया, जिसके कारण जो द्वार अलग अलग दिशाओं में खुलते हैं वो बंद हो गए। क्योंकि वो जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसके निचले, जो आप कह सकती हैं भूतल, लेकिन वो तहखाने जैसा ही दिखता है, चूंकि उसकी ऊंचाई जो है जो मस्जिद की है वही दिखाई देती है। लेकिन जब काशी विश्वनाथ में हम लोग दर्शन करने के जाते हैं तो नंदी जी का मुख जिधर है उसके ठीक सामने दक्षिण की तरफ जो है वो व्यास जी का तलगृह है, और उसमें पूजन अर्चन का कार्य शुरू हो चुका है। चूंकि जिला प्रशासन ने 4 फीट का एक गेट बनवा दिया है, जिसमें बाहर से ही लोग दर्शन करते हैं जो काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाते हैं। तो ये बड़ा फैसला है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी असफल रही यह साबित करने में कि वह जो है हिंदू पक्ष या व्यास जी के पीठ में पूजन अर्चन का कार्य नहीं होता था 93 के पहले, जबकि होता था। और काशी के लोग गवाह हैं इसके, क्योंकि जो लोग रोज दर्शन पूजन करने जाते हैं वो 93 के पहले वाले लोग भी हैं जो पूजन अर्चन करते थे, और बार बार वो कहते हैं कि नहीं, और ऐसा था भी, चूंकि वो खुला हुआ था, गली थी, लेकिन अब चूंकि भव्य दिव्य जो विश्वनाथ धाम बन गया है तो आप देख सकते हो, चूंकि बैरिकेड किया हुआ है तो उससे देखने से ही आपको पता चलेगा। लेकिन जिला अदालत ने जो फैसला दिया था उसके हिसाब से जिला प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था दी है कि आप पूजा पाठ कर सकते हैं। भावना।
जी हरिकेश, यहाँ हिंदू पक्ष ने भी एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने ये दलील दी थी और ये साबित भी करने की कोशिश की थी कि वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण से पहले एक हिंदू मंदिर था बड़ा, और आज इलाहाबाद का जो हाईकोर्ट का ये फैसला आया है वो इस बात को और प्रमाणित करता है। जी बिल्कुल, अभी तो जो एएसआई की रिपोर्ट है भावना जी, चूंकि वो उसका एक वैज्ञानिक आधार है, और यह रिपोर्ट जो है राम जन्मभूमि के समय भी प्रयोग में आई थी, उसको तथ्य माना गया था। ऐसी ही रिपोर्ट जो अभी पेश हुई है एएसआई की ज्ञानवापी के मामले में भी, तो निश्चित रूप से चूंकि देखिए अभी तो ये मंदिर व्यास जी के पीठ का मामला आया है ना, लेकिन इसके बाद जो श्रृंगार गौरी का है, चूंकि अभी तो आने वाली है ना चैत्र नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि के चतुर्थी के दिन एक दिन, साल भर में एक दिन पूजन अर्चन की अनुमति है उसमें। लेकिन जब ये बैरिकेड नहीं हुआ था 93 के पहले, तो प्रत्येक दिन लोग जाते थे, दर्शन करते थे श्रृंगार गौरी के। तो इसके साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं, और जो अभी ये फैसला आया है श्रृंगार गौरी का चल रहा है, और हिंदू पक्ष के लोग पूरी उम्मीद लगाए हुए हैं कि बहुत जल्द हो सकता है कि इस नवरात्र के पहले ही ये फैसला आ जाए कि श्रृंगार गौरी के प्रत्येक दिन पूजन अर्चन कर सके। तो और इसके अलावा ज्ञानवापी पे भी जो लगे हुए हैं, जो एक एडवोकेट कमिश्नर ने जब सर्वे किया था, उसमें जो वजूखाना है उसमें जो एक आकृति पाई गई, उसको भी शिवलिंग जैसी आकृति मानी गई है, और उसको शिवलिंग का दावा हिंदू पक्ष कर रहा है। तो इस तरह के जो साक्ष्य हैं वो प्रेरित करते हैं और तथ्य हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो एएसआई की रिपोर्ट है, जो वैज्ञानिक आधार है जिसके आधार पर काल, समय और किस राजा के समय में कौन सा भवन निर्माण हुआ है, किस शैली में मंदिर उस समय बनता था, तो इस तरह के जो साक्ष्य हैं उन लोगों ने दिए हैं कोर्ट को, और उम्मीद है कि जिला अदालत में भी इस पर जल्द ही फैसला आएगा। चूंकि हिंदू पक्ष में बहुत उत्साह है लोगों में, तो इसलिए आप कह सकती हैं कि एक फैसला हिंदुओं के पक्ष में आया है। पूजन अर्चन का कार्य तो व्यास जी के तलगरी में चल ही रहा है, लेकिन इलाहाबाद वहाँ लगातार व्यास जी तहखाने में हिंदुओं की पूजा हो रही थी, और उसको जबरदस्ती बिना किसी कानून के, बिना किसी आदेश के रोक दिया गया था, और इसीलिए उसकी याचिका मुस्लिम पक्ष की कोर्ट ने खारिज कर दी है। तो सर क्या वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं मुस्लिम पक्ष से? नहीं, हाई कोर्ट तो ऑर्डर हो ही गया है, सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट आएंगे, स्वागत है, हम भी यहाँ रहेंगे, और उसका अपोज किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हरिकेश, ये माना जाए अभी ये सुनकर कि अब इलाहाबाद हाई कोर्ट से जब ये याचिका खारिज हो चुकी है, तो क्या अब इंतजामिया कमेटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी ले सकती है? जी भावना, देखिए ये तो हर भारतीय नागरिक का अधिकार है, और चूंकि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी जो जिस तरह से पैरवी कर रही है, चूंकि ये लोग इसको अपना आधार मान रहे हैं कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है कि मुश्किल में पड़ जाए, ज्ञानवापी जो है हमारे हाथ से बाहर निकल जाए। तो इस तरह की बातों को लेकर ये लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, जबकि जो सच है वो पूरा शहर जानता है। और चूंकि श्रद्धालु देखिए जो भक्ति भावना से रोज जाते हैं दर्शन करने, उन लोगों को जो है चूंकि जाते थे तो उनको पता है, चूंकि 93 के बाद जो बैरिकेड हुआ और जिसकी वजह से यह रुक गया लोगों का दर्शन करने जाना, तो लेकिन अभी जो उन महिलाओं ने कोशिश की कि श्रृंगार गौरी के दर्शन वो प्रत्येक दिन कर सकें, ऐसी स्थिति में जब कोर्ट ने, जिला अदालत ने व्यास जी के जो नाती हैं शैलेंद्र पाठक, उनके याचिका पर यह सुनवाई करते हुए फैसला दिया कि नहीं, इसको जो जिला अधिकारी यहाँ के हैं उनको रिसीवर नियुक्त किया जाए और पूजन अर्चन का अधिकार दिया जाए। तो ये देखिए साक्ष्य और तथ्य चूंकि इस पक्ष के थे, हिंदू पक्ष की तरफ थे, तो जिला अदालत में काफी बहस हुई, अपने अपने साक्ष्य रखे गए, तथ्य रखे गए, और उसके आधार पर जो है यह निर्णय लिया जिला अदालत ने कि ये साक्ष्य तथ्य मजबूत हैं, इसके आधार पर पूजन अर्चन की अनुमति दी जा सकती है। ठीक है, 31 जनवरी को ये तो एक महत्वपूर्ण फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा आया ही है। इसके अलावा भी कई और मामले हैं जिस पर सुनवाई होनी है, वो कौन से मामले हैं? देखिए, एक मामला तो स्वयं विश्वेश्वर नाथ का है, जो बाबा विश्वनाथ की स्वयंभू विश्वेश्वर नाथ की तरफ से व्यास जी ने और शर्मा जी ने दायर की है, और भी लोग हैं। तो ये आज जिला अदालत में सुना जाना है। इसके अलावा श्रृंगार गौरी का भी मामला आज जिला अदालत में सुना जाना है, और एक मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक याचिका दायर की गई है, उस पर भी, क्योंकि जिला अदालत की कई शाखाएं हैं जिनमें सप्तम, अष्टम और नवम में ये सुना जाना है,
तो उसमें एक मामला जो है इसका भी है कि हिंदुओं के अलावा जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनके जाने पर रोक लगाई जाए और यह हिंदुओं को सौंपा जाए, एक मामला ये भी है। तो कुल कई मामले हैं जो आज जिला अदालत में भी सुने जाने हैं। लेकिन जो उत्साह इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से हिंदू पक्ष में आया है, उन लोगों में बड़ी उम्मीद जगी है कि श्रृंगार गौरी के मामले में भी बहुत जल्द ही फैसला आएगा। जी हरिकेश, यहाँ हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि कैसे हिंदू पक्ष के वकीलों में भी खुशी की लहर है। एक बड़ा फैसला आया हिंदू पक्ष के उस पक्ष में। अब हिंदू पक्ष आगे किस तरीके से बढ़ेगा और जो भी याचिका है उस पर हिंदू पक्ष की क्या दलीलें हो सकती हैं? देखिए भावना, सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू पक्ष भी बहुत ही सावधानी बरत रहा है। जब अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी हाईकोर्ट को मूव किया तो उसके पहले ही कैविएट दाखिल कर दिया था हिंदू पक्ष ने। तो अगर मुस्लिम पक्ष या अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट जाती है तो निश्चित रूप से हिंदू पक्ष की ओर से भी कैविएट दाखिल किया जाएगा, और जिसका मतलब होता है कि कोर्ट उनके पक्ष को भी सुने, उसके बाद ही कोई फैसला ले। तो देखिए हाईकोर्ट में भी हिंदू पक्ष ने यही किया था, और सुप्रीम कोर्ट अगर ये जाते हैं तो निश्चित रूप से हिंदू पक्ष यह कार्य करेगा, क्योंकि जब उनके पक्ष में जिला अदालत से फैसला आ चुका है, हाईकोर्ट के कोर्ट से भी उनके पक्ष में फैसला आया, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी को खारिज कर दिया उनकी अपील को हाईकोर्ट ने। तो इसका मतलब है कि तथ्य और साक्ष्य जो है वो हिंदू पक्ष के साथ है। वो चाहे सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे तो हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का भी ऐसा ही फैसला होगा, ऐसा ही हिंदू पक्ष का भी मानना है, क्योंकि हाईकोर्ट में वो साबित नहीं कर पाए कि 93 के पहले जो है यहाँ पर पूजन अर्चन नहीं होता था। या आप श्रृंगार गौरी के मामले में भी इसी तरह का मामला आएगा, क्योंकि 93 के पहले श्रृंगार गौरी में रोज लोग पूजन अर्चन करने जाते थे। तो इस कारण जो पक्ष है, हिंदू पक्ष है, वो मजबूत है, और उनकी दलील कोर्ट ने चूंकि दोनों पक्षों को लंबी बहस सुनी है, उसके बाद ये फैसला दिया है, तो निश्चित रूप से विद्वान न्यायाधीश जो है साक्ष्यों को देखने के बाद ही इस तरह के फैसले देते हैं, और जो देते हैं वो निश्चित रूप से न्याय की प्रक्रिया है, न्याय है, और हिंदू पक्ष यह कह रहा है कि उन्हें न्याय मिला है। भावना जी, साथ ही हरिकेश मैं पूछना चाहूंगी, अब चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है, पूजा अर्चना करने की इजाजत दे दी गई है, तो अब जब पूजा अर्चना के लिए वहां जाना हो तो कब से हिंदू पक्ष जो है या फिर जो श्रद्धालु है वो वहां जा सकते हैं? देखिए भावना, 31 जनवरी को जब जिला अदालत ने फैसला दिया, उसी दिन चूंकि हिंदू पक्ष के वकील ने जिला प्रशासन से संपर्क किया, और जिला प्रशासन ने रात होते होते लगभग 11-12 बजे के आसपास तक वो ऐसी व्यवस्था दे दी है कि पूजन अर्चन चल रहा है अंदर, और एक 4 फीट का लगभग गेट जैसा बना दिया गया है। अगर आप काशी विश्वनाथ धाम में भावना आती हैं तो जहां पर नंदी जी विराजते हैं वहां से ही जो व्यास जी का तहखाना है वहां पे दर्शन हो सकता है, और लोग लगातार दर्शन कर रहे हैं। चूंकि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी इसलिए गई थी कि पूजन अर्चन पर रोक लगाई जाए। पूजन अर्चन तो 31 जनवरी की रात से ही शुरू हो चुका है, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट है उनके पुजारी ही जो भी आरती का समय होता है आरती करते हैं, भोग राग करते हैं, तो ये सारी चीजें वहां नियमित रूप से अब चल रही हैं। इसके खिलाफ जो है अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी गई थी, जो कि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये सबको पता है, ये चूंकि कोर्ट ने फैसला दे दिया है तब हम यह कह पा रहे हैं, लेकिन ये सबको पता है कि 93 के पहले, चूंकि मैंने भी अपनी शिक्षा दीक्षा यहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ली है, तो हम लोग भी दर्शन करने जाते थे। चूंकि रूप जो है काशी विश्वनाथ धाम का वह नहीं था, तो वहां पे एक गली थी, और गली से जब गुजरते थे तो व्यास जी का तहखाना लोगों को दिखता था, लोग जाते थे उसमें। इसी तरह श्रृंगार गौरी के भी दर्शन करते थे। तो काशी में ऐसे बहुत लोग हैं जो रोज दर्शन करने जाते हैं बाबा विश्वनाथ के। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो रोज गंगा स्नान करने के पश्चात उन मंदिरों में जाती हैं, तो उनको पता है कि नहीं, ये 93 के पहले जो रूप था वही स्वरूप वापस अदालत ने हिंदू पक्ष को सौंपा है। ठीक है हरिकेश, इन तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है जिसमें उन्होंने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू पक्ष की जो याचिका है उसको स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा है कि अब पूजा अर्चना जारी रहेगी। आपको बता दें कि इससे पहले 31 जनवरी को जिला जज ने पहले ही वाराणसी के ये मामले की सुनवाई करते हुए हिंदू पक्ष के
का स्वीकार किया था और पूजा अर्चना जारी रखने की इजाजत दी थी। और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के बड़े फैसले में मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट आज मानहानि मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट के आदेश के तहत साल 2018 में यूट्यूबर ध्रुव राठी की ओर से प्रसारित एक वीडियो को साझा करने से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में एक आरोपी के रूप में उन्हें जारी किए गए समन को बरकरार रखा गया था। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर सकती है। बढ़ते आगे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज मिजोरम विधानसभा के बजट सत्र को संबोधित करेंगे। मिजोरम विधानसभा को संबोधित करने वाले वे देश के दूसरे उपराष्ट्रपति होंगे। इससे पहले पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 10 मार्च साल 2022 को मिजोरम विधानसभा को संबोधित किया था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मिजोरम विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह को भी संबोधित करेंगे और पिछले सत्र में विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण स्नातकों को मेडल और प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नई दिल्ली में केंद्रीय कार्यालय विस्तार में लोकसभा चुनाव के लिए आज संकल्प पत्र सुझाव अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा जेपी नड्डा विकसित भारत मोदी की गारंटी रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज दादरा एवं नगर हवेली और साथ ही दमन और दीव के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे आज सुबह दमन में गृह मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा शाम में वे सिलवासा के साइली में लाभार्थी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां वे कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के कल दमन एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रफुल्ल पटेल ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि फिल्म क्षेत्र में भारत को दुनिया का कंटेंट हब बनाना है। इसके लिए केंद्र सरकार कई नीति बना रही है। पंचकुला में चित्र भारती फिल्म महोत्सव के समापन समारोह के बाद उन्होंने ये बात कही। भारतीय फिल्में आज दुनिया भर में अपनी धूम मचा रही है, लेकिन अभी बहुत आगे जाना है। भारत को दुनिया का कंटेंट हब बनाना है, कंटेंट कॉन्टिनेंट बनाना है। तो इसलिए भारत सरकार बहुत सारी योजनाएं लाई हैं कि दुनिया भर के लोग यहाँ आकर फिल्में बनाए और उन फिल्मों को दुनिया भर में दिखाने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट पर कहा है, वीर सावरकर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। भारत हमारे देश की स्वतंत्रता और अखंडता के लिए उनकी वीरता और अटूट समर्पण को हमेशा याद रखेगा। उनका योगदान हमें अपने देश के विकास और समृद्धि के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की पुण्यतिथि पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट पर कहा है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अधिष्ठाता, अद्वितीय त्याग और शौर्य की प्रतिमूर्ति स्वतंत्रता वीर विनायक दामोदर सावरकर जी की पुण्यतिथि पर शत शत नमन करता हूं। मां भारती की स्वाधीनता और समाज में सांस्कृतिक चेतना की स्थापना के लिए किया गया उनका समर्पण और योगदान सदैव देशवासियों की प्रेरणा बना रहेगा। और अब किसान आंदोलन से जुड़ी खबर। किसानों को दिल्ली कूच करने से रोकने के लिए टीकरी बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेड को हटा दिया गया है। हरियाणा से दिल्ली और दिल्ली से हरियाणा जाने वाली सर्विस लेन पर लगे कंटेनर, ट्रक, पुराने वाहन, कटीली तार सहित अन्य बैरिकेड हटा दिए गए हैं। इसके बाद से वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। वहीं सिंघू बॉर्डर पर दोनों तरफ की सर्विस लेन को खोलने का काम जारी है। भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन नामक सैन्य अभ्यास कल से बीकानेर में शुरू हुआ। आज सैन्य अभ्यास का दूसरा दिन है। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में चल रहा ये अभ्यास 9 मार्च तक चलेगा। दोनों देशों की सेना आम सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने को लेकर सहयोग करने के लिए सैन्य अभ्यास कर रही हैं। यह अभ्यास भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच भारत जापान सामरिक सहयोग के व्यापक ढांचे के तहत आयोजित किया जा रहा है। दोनों
देशों की टुकड़ी में 40-40 जवान शामिल हैं। अभ्यास का उद्देश्य सैन्य सहयोग और संयुक्त अभियानों को अंजाम देने के लिए दोनों पक्ष की क्षमताओं को बढ़ाना है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने कहा है कि नवीनतम उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि देश में गरीबी कम होकर 5% पर आ गई है। सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोग समृद्ध हो रहे हैं। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सुब्रमण्यम ने कहा कि सर्वेक्षण से कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। घरों के उपभोग संबंधी आंकड़ों से देश में गरीबी की स्थिति और गरीबी दूर करने के उपायों की सफलता का पता चलता है। सर्वे के आंकड़ों के हवाले से उन्होंने कहा कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उपभोग में लगभग 2.5 गुना की वृद्धि हुई है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि सर्वेक्षण के निष्कर्षों से यह महत्वपूर्ण तथ्य भी सामने आया है कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग तेजी से बढ़ रहा है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय ने वर्ष 2022-2023 के लिए घरेलू उपभोग व्यय संबंधी आंकड़े जारी किए। इसके अनुसार प्रति व्यक्ति मासिक व्यय 2011-2012 की तुलना में 2022-2023 में 2 गुनों से भी अधिक हो गया है। और अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। इसमें 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रयागराज से गोरखपुर की ओर जा रही बस की ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच हुई टक्कर के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने राहत कार्य को अंजाम दिया। सड़क दुर्घटना हुई जिसमें प्रयागराज से गोरखपुर की ओर एक रोडेज बस आ रही थी, जिसने सामने से एक ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मारा। ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और उसमें सवार 5 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस बल, एम्बुलेंस और स्वयं पुलिस अधीक्षक महोदय स्वयं और अन्य पुलिस की टीमें वहां तत्काल पहुंचकर राहत कार्य किया गया। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। ये दुर्घटना प्रतिपाडु मंडल में पदलेमा मंदिर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई है। ये घटना तब हुई जब अनवरम से राजा महेंद्रवरम जा रही एक लॉरी का टायर पंक्चर हो गया, जिससे वाहन को मरम्मत के लिए सड़क के किनारे रुकना पड़ा। विशाखा से राजमहेंद्रम जा रही एक आरटीसी बस ने लॉरी के टायर बनाने वाले 3 लोगों को कुचल दिया। इसके बाद गाड़ी भगाते हुए ड्राइवर ने एक और आदमी को कुचल दिया। मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। मामले की जांच चल रही है। थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री पारनप्री बहिदानुकारा आज तड़के नई दिल्ली पहुंचे हैं। थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री नुकारा भारत की अपनी पहली 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भारत आए हैं। वह मंगलवार को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ 10वीं भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा नुकारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगे। गौरतलब है कि 8 फरवरी को सेनेटर पिकुलकेव क्रेरिक्स के नेतृत्व में थाईलैंड का एक प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया था। वन्यजीव तस्करी रोकने के लिए भारत सहित 5 देश इंटरपोल चैनलों का उपयोग करेंगे। इनमें बाकी 4 देश बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया हैं। यह मिलकर तस्करों के सरगनाओं पर कार्रवाई करेंगे। एक दूसरे से खुफिया जानकारियां भी साझा करेंगे। कार्रवाई का लक्ष्य तस्करों के वित्त स्रोत को खत्म करना होगा। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालते हैं। गजा में चल रहे इजराइल हमास संघर्ष में दूसरी बार अस्थायी संघर्ष विराम होने की स्थितियां बन रही हैं। संघर्ष विराम का मुख्य उद्देश्य गजा में बंधक बने करीब 130 इजरायली नागरिकों को मुक्त कराना है।
संघर्ष विराम के सिलसिले में अब पेरिस में वार्ता चल रही है। इस वार्ता में कतर, मिस्र और अमेरिका मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जाची हानेबी के अनुसार वार्ता में शामिल होकर इजरायली प्रतिनिधिमंडल तेल अवीव लौट आया है। प्रतिनिधिमंडल ने संघर्ष विराम के पक्ष में कुछ बातें बताई हैं। वार्ता में शामिल रहे ये लोग युद्ध मामलों के गठित मंत्रिमंडल को संघर्ष विराम की शर्तों के बारे में बताएंगे। इसके बाद वॉर कैबिनेट संघर्ष विराम पर फैसला लेगी। माना जा रहा है कि अगर संघर्ष विराम हुआ तो वह रमजान के महीने में होगा, जिससे मुस्लिम अपनी धार्मिक गतिविधियों को अंजाम दे सके। अभी तक की बातचीत में यह तय है कि गजा में अस्थायी संघर्ष विराम होगा, लेकिन उसमें इजरायली बंधकों के बदले में बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी कैदी इजरायली जेलों से रिहा किए जाएंगे। नवंबर 2023 में हुए युद्ध विराम में भी एक इजरायली बंधक के बदले में 3 फिलिस्तीनी कैदी रिहा किए गए थे। अमेरिका के मिशिगन में डेमोक्रेटिक प्राइमरी के लिए चुनाव से पहले अनकमिटेड वोट अभियान के समर्थकों ने रैली की। समर्थकों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के गजा में स्थायी संघर्ष विराम का आह्वान नहीं करने के विरोध में रैली निकाली। मिशिगन में कल डेमोक्रेटिक प्राइमरी के लिए मतदान होना है। फिलिस्तीनी झंडे के रंग में ग्राफिक्स के साथ लिसन टू मिशिगन वेबसाइट पर वोट देने के लिए पंजीकरण करने और अनकमिटेड वोट डालने के लिए व्यापक निर्देश दिए गए हैं। बाइडेन के सहयोगियों ने कहा है कि अब व्यापक युद्ध विराम से हमास को फायदा होगा, लेकिन प्रशासन ने हमास द्वारा बंधक बनाए गए बंधकों की रिहाई और गजा निवासियों को सहायता के वितरण की अनुमति देने के लिए लड़ाई में और अधिक सीमित रुकावट का आह्वान किया है। पुर्तगाल में 10 मार्च को संसदीय चुनाव होने हैं। संसदीय चुनाव के लिए आधिकारिक तौर पर चुनाव अभियान कल शुरू हो गया। लुइस मोंटेनेग्रो की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन हाल के जनमत सर्वेक्षणों में थोड़ा आगे चल रहा है। विशेषज्ञों ने चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने की बात कही है। ऐसे में फिर से मतदान होने की संभावना है। संसदीय चुनाव अपने निर्धारित समय से पहले हो रहा है। भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा के नवंबर में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद राष्ट्रपति ने संसदीय चुनाव की घोषणा की थी। 2 साल से चल रहे यूक्रेन और रूस के संघर्ष को समाप्त करने के लिए यूक्रेन और उसके विदेशी साझेदार कीव की शर्तों पर शांति शिखर सम्मेलन में रूस को आमंत्रित कर सकते हैं। यूक्रेन के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। ज़ेलेंस्की ने नवंबर में 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह के शिखर सम्मेलन में अपने शांति सूत्र की घोषणा की थी। इसमें यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता को बहाल करने और रूसी सैनिकों की पूर्ण वापसी का आह्वान किया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस की तरफ से जंग शुरू करने के बाद गत 2 सालों में 31,000 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। ज़ेलेंस्की ने कीव में यूक्रेन वर्ष 2024 फोरम में कहा कि इस युद्ध में 31,000 यूक्रेनी सैन्यकर्मी मारे गए हैं, न कि 3 लाख या 1.5 लाख। ज़ेलेंस्की ने कहा कि इनमें से प्रत्येक सैनिकों का जान गंवाना हमारे लिए एक बड़ा बलिदान है। हालांकि ज़ेलेंस्की ने कहा कि वह घायल या लापता सैनिकों की संख्या का खुलासा नहीं करेंगे। रूस का यूक्रेन पर 24 फरवरी 2022 को आक्रमण शुरू करने के बाद यह पहली बार है कि यूक्रेन ने जान गंवाने वाले अपने सैनिकों की संख्या की पुष्टि की है। जर्मनी के हैम्बर्ग में दक्षिणपंथ विरोधी प्रदर्शनों की लहर जारी है, जहां प्रदर्शनकारी दक्षिणपंथी उग्रवाद के खिलाफ और सुदूर दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टी ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए एकत्र होकर वी आर द फायर वॉल के नारे लगाए। विरोध प्रदर्शन में 50,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। हैम्बर्ग में दक्षिणपंथ के खिलाफ यह तीसरा बड़ा प्रदर्शन हुआ। विरोध प्रदर्शन में फिलिस्तीनी झंडे लेकर कई फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारी भी शामिल हुए। और अब खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में जासूसी के संदेह में गिरफ्तार 84 वर्षीय ऑस्ट्रिया के हर्बर्ट फ्रिट्ज को तालिबान ने रिहा कर दिया है। स्थानीय मीडिया के अनुसार फ्रिट्ज अफगानिस्तान गए थे और वहां के जीवन पर सकारात्मक रिपोर्टिंग की थी। ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिक को रिहा करने के लिए अफगानिस्तान की कार्यवाहक सरकार का आभार जताया है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अगले कुछ महीनों में स्विट्जरलैंड में विश्व नेताओं का एक शिखर सम्मेलन होगा। ज़ेलेंस्की ने उम्मीद जताई कि इस सम्मेलन में यूक्रेन और रूस के बीच शांति प्रस्ताव पर चर्चा होगी। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमलावर रूसी सेनाओं के खिलाफ संघर्ष में यूक्रेन की जीत पश्चिम के समर्थन, उसके सहयोगियों और भागीदारों द्वारा कीव को आपूर्ति किए गए हथियारों पर निर्भर करती है। और अब एक खूबसूरत पहल की बात करते हैं। कुछ बेहतर करने के छोटे छोटे प्रयास किसी के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं और ऐसी ही एक सकारात्मक पहल घरेलू साइकिलों का विचारशील उपयोग है। अकोला में विद्या भारती संस्थान द्वारा शुरू किया गया डोनेट योर साइकिल अभियान इसका खूबसूरत उदाहरण है। विविध पृष्ठभूमि के छात्रों को साइकिल दान करते हुए इस अभियान का उद्देश्य वंचित बच्चों तक शिक्षा का उपहार पहुंचाना है, खासकर उन बच्चों तक जिनके परिवार वित्तीय बाधाओं के कारण उन्हें स्कूल भेजने के लिए संघर्ष करते हैं। कुछ बेहतर करने के छोटे छोटे प्रयास किसी के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं और ऐसी ही एक सकारात्मक पहल घरेलू साइकिलों का विचारशील उपयोग है। अकोला में विद्या भारती संस्थान द्वारा शुरू किया गया डोनेट योर साइकिल अभियान इसका खूबसूरत उदाहरण है। विविध पृष्ठभूमि के छात्रों को साइकिल दान करते हुए इस अभियान का उद्देश्य वंचित बच्चों तक शिक्षा का उपहार पहुंचाना है, खासकर उन बच्चों तक जिनके परिवार वित्तीय बाधाओं के कारण उन्हें स्कूल भेजने के लिए संघर्ष करते हैं। अकोला जिला की ओर से डोनेट योर साइकिल ऐसा एक उपक्रम हमने 1 अगस्त से चालू किया है। इस उपक्रम के अनुसार जो लोग हैं जिनके पास साइकिल है मगर जो उपयोग में नहीं है, ऐसी साइकिल हम लेके जो ज़रूरतमंद विद्यार्थी है वहाँ तक पहुँचाते हैं ताकि वो विद्यार्थी जो है जिनको ज़रूरत है वो पैदल जाते हैं 5-5 किलोमीटर 8-8 किलोमीटर दूर जाते हैं। तो ऐसे लोग बच्चों को वो साइकिल मिल जाती है तो उनका समय बच जाता है। जिन परिवारों के पास अब साइकिलें हैं वो दोगुनी खुशी का अनुभव कर रहे हैं। इस नई गतिशीलता के साथ बच्चे अब उत्साह के साथ स्कूल जा रहे हैं और अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इस पहल से विद्यार्थियों में सकारात्मकता की भावना भी जागृत हुई है। ही सायकल मला खूप आवडलेली आहे। पहिले पैदल जात होते ते खूप वेळ होत होती शाळेला जायला। आता सायकल आहे, आता लवकर जाते आणि अभ्यासासाठी मला टाइम मिळतो। मला सायकल दिल्याबद्दल विद्या भारतीचे धन्यवाद। पहिला मी शाळेत पैदल जायची होती पण आता मी सायकल घेऊन जाते। मला सायकल दिल्या त्या कारणाने माझा खूप फायदा आहे। मी कुठं पण आता सायकल घेऊन जाते। मला ट्यूशनला वगैरे जायचं असलं तर मी सायकल घेऊनच जाते। परिवहन चुनौतियों के कारण बच्चों के स्कूल ना जाने की प्रचलित समस्या लंबे समय से चिंता की विषय रही है। ये न केवल छात्रों बल्कि उनके माता पिता के लिए भी गंभीर दुविधा पैदा करता है। दूरदराज के क्षेत्रों में बच्चों, खासकर लड़कियों को अक्सर घरेलू जिम्मेदारियों में सहायता करने और अपने परिवार की आय में योगदान करने के लिए स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है और इसीलिए एक साधारण साइकिल न केवल स्कूल तक पहुंचने का साधन प्रदान करती है बल्कि बाधाओं को तोड़ने का प्रतीक भी है। ये सामूहिक प्रयास ये सुनिश्चित करता है कि लड़कों और लड़कियों दोनों को बिना किसी भेदभाव के मजबूत शैक्षिक सहायता प्राप्त हो सके। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए अकोला से रूही मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। न्यूज़ एट 10 में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आइए आपको छोड़ जाते हैं आपकी सेहत से जुड़ी एक खबर के साथ। मेटाबॉलिक बोन डिजीज की समस्या आम है। आइए जानते हैं कि मेटाबॉलिक बोन डिजीज की समस्या क्यों होती है और इसके खतरे को कम कैसे किया जा सकता है। आप इस रिपोर्ट को देखिए। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेटाबॉलिक बोन डिजीज विकारों का एक समूह है जो हड्डियों की ताकत को प्रभावित करता है। खनिज जिसे कैल्शियम, फास्फोरस या विटामिन डी का असंतुलन हड्डी के द्रव्यमान, विकास और टर्नओवर यानी हड्डी के नए ऊतकों को बनने में बाधा डालता है। मेटाबॉलिक बोन डिजीजेस जो होती हैं इसमें कई प्रकार की होती हैं। ज़्यादातर इसमें जो है वो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, फास्फोरस, विटामिन डी, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म भी, यूरिक एसिड, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। बचपन से अगर हम शुरू करें तो बच्चों में अगर विटामिन डी की कमी हो, कैल्शियम की कमी हो
तो रिकेट्स नाम की बीमारी होती है, जो कि जिसमें कि। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली के भारत मंडपम, जहां भारत टैक्स 2024 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ करेंगे। और इससे पहले प्रधानमंत्री भारत मंडपम में भारत टैक्स 2024 में एक प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। आपको बता दें कि 4 दिवसीय ये कार्यक्रम दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है और उससे जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में कर रहे हैं। आपको बता दें कि देश में आयोजित होने वाले वस्त्र क्षेत्र से जुड़े वैश्विक स्तर के अब तक के सबसे बड़े कार्यक्रमों में एक है। इस 4 दिवसीय आयोजन की शुरुआत आज हो रही है, जो 29 फरवरी तक की जाएगी और इसमें 3500 से अधिक प्रदर्शक, 100 से अधिक देशों के 3000 से अधिक खरीदारों और 40,000 से अधिक व्यापारिक आगंतुकों की भागीदारी की उम्मीद है। और भारत टैक्स 2024 के शुभारंभ से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। आपको बता दें कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में वस्त्र क्षेत्र से जुड़ा ये महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है। 4 दिवसीय ये कार्यक्रम है, 29 फरवरी तक चलेगा। 3500 से अधिक प्रदर्शक इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 100 से अधिक भागीदार इसमें शामिल होंगे अलग अलग देशों के। 3000 से अधिक खरीदार होंगे और 40,000 से अधिक व्यापारिक आगंतुकों की भागीदारी की उम्मीद इस कार्यक्रम से की जा रही है। वस्त्र क्षेत्र में भारत की शक्ति को प्रदर्शित करेगा ये आयोजन और कैसे वस्त्र क्षेत्र में वैश्विक ग्लोबल चेन को आगे बढ़ाया जाए, इस पर भी ये कार्यक्रम आधारित है। इस आयोजन के दौरान 50 से अधिक घोषणाओं और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद जताई गई है और इन समझौता ज्ञापनों के हस्ताक्षर के साथ कैसे वस्त्र क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और व्यापार बढ़ेगा, इस वजह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को भारत टैक्स 2024 का नाम दिया गया है। यहाँ टैक्स का अर्थ है टेक्सटाइल। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के 5F विजन पर आधारित है भारत का टैक्स 2024 और इसके शुभारंभ से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कुल 11 वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदों के एक संघ द्वारा आयोजित और सरकार द्वारा समर्थित भारत टैक्स 2024 व्यापार और निवेश के दोहरे स्तंभों पर आधारित है और इसमें स्थिरता पर अत्यधिक ध्यान दिया गया है। आपको बता दें कि इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में 65 से अधिक ज्ञान सत्र होंगे, जिसमें दुनिया भर के 100 से ज़्यादा पैनलिस्ट इस क्षेत्र के संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में अनेक डिस्कशन किए जाएंगे, जिससे कैसे कपड़ा क्षेत्र का विस्तार हो, भारत का कपड़ा क्षेत्र में निवेश बढ़े और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5F की विजन है उसको और विस्तार मिले। भारतीय वस्त्र विरासत, स्थिरता और साथ ही वैश्विक डिजाइन जैसे विभिन्न विषयों पर फैशन प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी और प्रधानमंत्री के 5F विजन से प्रेरणा लेते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस 5 विजन के तहत ध्यान दिया गया है फाइबर पे, फैब्रिक पे, फैशन पे और साथ ही फार्म से लेकर फॉरेन पे। तो ये संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को ये जो कार्यक्रम है वो कवर करता है और नई दिल्ली के भारत मंडपम में ये कार्यक्रम 4 दिनों के लिए आयोजित किया जा रहा है। आज से इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद नई दिल्ली के भारत मंडपम में करेंगे और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया जहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी नजर आए, साथ में केंद्रीय मंत्री दर्शना दरजोश उनके साथ, और अधिकारी जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस प्रदर्शनी के बारे में और जानकारी देते हुए नजर आए। वस्त्र क्षेत्र से जुड़ा ये महाकुंभ 4 दिनों तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में चलेगा, जिसमें 100 से ज़्यादा देश भाग ले रहे हैं। 65 से ज़्यादा ज्ञान जो सत्र हैं वो आयोजित किए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन पर आधारित है ये कार्यक्रम। और हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तापस, आपसे कुछ देर बाद वस्त्र क्षेत्र से जुड़ा ये महाकुंभ आयोजित किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। जी बिल्कुल, भावना आपने सही कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त एग्जीबिशन सेंटर में, आप देख सकते हैं अपने टीवी पे जो एग्जीबिशन सेंटर की कुछ झलकी आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे प्रधानमंत्री यहाँ पे जो एग्जीबिशन सेंटर में आए हैं, ये भारत टेक्स 2024 है। यहाँ पे करीब 100 से ज्यादा ग्लोबल पैनलिस्ट आएंगे और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे 300-350 से ज्यादा एग्जिबिटर्स हैं, 300 से ज्यादा खरीद के लोग हैं और 100 से ज्यादा लोग कंट्री से लोग, देशों से लोग आए हैं अलग अलग अपने बिजनेस को लेके आने के लिए, अपने जो बेस्ट जो प्रैक्टिसेस है उसको दिखाने के लिए। और अहम चीज यहाँ पे ये भी है कि करीब 50 MOUs यहाँ पे अनाउंसमेंट्स और MOUs होने की यहाँ पे आशंका है। लेकिन सबसे अहम बात जो है, प्रधानमंत्री इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं, जो कपड़ा देख रहे हैं, जो एग्जीबिशन में यहाँ पे जो अलग अलग तरीके के टेक्सटाइल को देख रहे हैं, वो एक तरह से प्रधानमंत्री का इससे पहले 5F उन्होंने एक दिया था, एक तरह से वो 5F के ऊपर ये पूरा का पूरा जो भारत टेक्स्ट है उसको शुरू किया गया है। इसमें जो पहला था फार्म था, फिर उसके साथ साथ जो जिस तरीके से फार्म के साथ साथ जो फाइबर है, फिर फैशन है, फिर उसके साथ साथ इसको फॉरेन में कैसे लेके जाया जाएगा, ये सब चीजें जो थी, ये सब चीजों को एक साथ पिरो के ये भारत टेक्स को शुरू किया गया है। भारत टेक्स का ये एग्जीबिशन सेंटर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे ये भी दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से जो टेक्सटाइल है इंडस्ट्री, वो कितना प्रधानमंत्री का जो एक नारा था मिशन लाइफ, उस पे कितना काम कर रहा है। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जो एग्रीटेक पे कितना ज्यादा काम किया गया। साथ ही तापस हम देखें तो ब्रांड इंडिया को भी विस्तार मिलेगा और भारत की प्रतिबद्धता यही कहती है कि साल 2030 तक भारत का कुल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट $100 अरब और इसमें अपैरल एक्सपोर्ट की हिस्सेदारी जो होगी वो $40 अरब तक जाने की दिशा में। अगर इस आयोजन की बात की जाए, इस कार्यक्रम की बात की जाए, तो कितना अहम है ये कार्यक्रम? इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर भारत को एक मजबूत शक्ति बनना है ये टेक्सटाइल के सेक्टर में, खासतौर से अगर आप देखिए आपके आसपास जितने भी एशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर बांग्लादेश की बात करें या साउथ एशियन कंट्रीज की बात करें, वहाँ पे हम देखेंगे कि ये लोग बहुत ज्यादा मात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। और ये एक और चीज है कि इसमें सस्टेनेबिलिटी को लेके भी आया जा रहा है और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं इसलिए इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो टेक्सटाइल जो इनोवेशन और कोलैबोरेशन और उसके साथ साथ जो नई तकनीक उसको दिखाया गया है, वो लेके जाएगा भारत को आगे। आपने कहा कि अगर भारत को इसमें एक बड़ी ताकत बन के उभरना है, तो ये जो चीजें हैं ये बहुत खास एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे प्ले करेगी। मैं अभी दिखा रहा था, आपने देखा जो अभी शॉल दिया गया था, वो जिस तकनीक से तैयार किया है, वो एक मशीन है। वो इससे पहले जो स्क्रीन प्रिंटिंग की मशीनें होती थी, वो करीब बहुत ज्यादा प्रदूषण करती थी, बहुत जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती थी। लेकिन ये जो मशीनें तैयार की गई है, ये इस तरीके की मशीनें हैं जो करीब 70% तक जो पोल्यूशन होता था, उसको जो वेस्टेज होता था, उसको कम करने में बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। तो इसी वजह से इसका ये इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जो शॉल आपने देखा, उससे पहले अभी जो यहाँ पे बात कर रहे थे, एक जो टेक्सटाइल पे यहाँ पे काम किया, एक उनको एक जैकेट प्रदान किया गया। वो जो जैकेट प्रदान किया है, वो ऐसा जैकेट है जो 60% जो रिसाइकल मटेरियल से बनाया और 40% जो पेट बॉटल, जो हम लोग, याद है आपको, पेट बॉटल हम लोग फेंक देते हैं, तो वो पेट बॉटल को श्रेड करके उसको रिसाइकल करके, यानी 60 और 40 यानी 100% पूरा का पूरा रिसाइकल मटेरियल से ये तैयार किया गया। तो ये जो इस तरीके की जो चीजें तैयार होती है, इस तरीके के जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, नई तकनीक लेके आ रहे हैं, इससे दो चीजें होती है। पहला
कि हम लोग जो प्रदूषण हो रहा है या फिर एनवायरनमेंट के प्रति जो सजग है, जैसे प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा है कि मिशन लाइफ सस्टेनेबल लिविंग ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा, हम तकनीक ऐसी तैयार कर रहे हैं जिससे कि पूरे विश्व को हम बता सके कि ये है हमारे पास तकनीक, आधुनिक तकनीक, और इसको आप तैयार कीजिए। कपड़े वैसे ही लगेंगे, सुंदर होते हैं, देखने में फैशनेबल होते हैं, लेकिन उसको बनाने में जो तकनीक हो रही है, अब वो तकनीक जो है वो बहुत अलग है। अब जैसे आपके सामने ये जो जैकेट दिया जा रहा है प्रधानमंत्री को, जैसे मैं बता रहा था, ये जो जैकेट दिया जा रहा है ये अपने आप में ये तैयार किया गया है 100% रिसाइकल मटेरियल से। अब ये 100% रिसाइकल मटेरियल आप सोचिए अगर कहीं और तैयार किया जाता अगर, तो उसमें जो पारंपरिक तरीके से तैयार किया जाता तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने की उम्मीदें होती है। जैसे कि उसमें पानी की बहुत खपत होती है, उसमें डाई की यूज होती है, डाई जो होता है वो आर्टिफिशियल होता है। तो ये जो पूरा तकनीक तैयार किया जा रहा है वो इस तरीके से तैयार किया जा रहा है। जी तापस, यहाँ मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि भारत दुनिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तीसरा बड़ा एक्सपोर्टर है। ग्लोबल वैल्यू चेन में अगर भारत को टेक्सटाइल के क्षेत्र में विस्तार करना है तो आज का ये जो कार्यक्रम है, ये 4 दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें अनेक सत्र आयोजित किए जाएंगे, उसमें विदेश से ज़्यादा निवेश आए, इस पर किस तरीके से जोर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, बहुत सही प्रश्न है आपका, क्योंकि जब हम बात करें इसमें 5 F है, उसमें से एक F है कि फॉरेन, यानी कि आप किस तरीके से इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। देखिए, एक्सपोर्ट बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि आपके पास फार्म है, आपके पास एक फैशन है, टेक्नोलॉजी है, आपके पास आप फाइबर लेके आ रहे हैं, आप ऐसे फाइबर तैयार कर रहे हैं जो इससे पहले लोग सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे कुछ औरतें आई है तमिलनाडु से जो फाइबर बना रही है केले के छिलकों से। आप समझ सकते हैं इस तरीके का जो फाइबर तैयार किया जाता है, ये जो नई तकनीक है, ये इसका जब इस्तेमाल किया जाता है तो एक तरह से काया पलट कर सकता है। लेकिन अंत में क्या है, अंत में आपको इसको बेचना है, और बेचेंगे कैसे? फॉरेन में, क्योंकि इसकी जो इसको एक्सपोर्ट जब किया जाता है तो आपको जो फॉरेन कंट्री से जो पैसा मिलता है वो एक तरह से आपका FDI समझिए, या उसको देश को आगे बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका ये निभाता है। तो आप सोचिए आज की इस वक्त एक विदेशों से ग्लोबल CEOs आए हैं, 3,500 से ज्यादा एग्जीबिटर्स यहाँ पे आए हैं, 100 से ज्यादा देशों से लोग यहाँ पे आए हैं। क्यों? क्योंकि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनने जा रहा है विकसित भारत 2047 तक, और विकसित भारत बनने में बहुत बड़ी भूमिका टेक्सटाइल इंडस्ट्री की होने वाली है। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो जिस तरीके से उनका एक मापदंड है, जिस तरीके से उन्होंने एक विजन तैयार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अगर उस तरीके से ये लेके चले प्रधानमंत्री का विजन, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत अगले कुछ सालों में न सिर्फ पूरे एशिया की बल्कि पूरे विश्व की एक तरह से अग्रणी भूमिका निभाएगा पूरे विश्व में इस पूरे सेक्टर में। साथ ही तापस में यहाँ पे आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि भारत का जो कपड़ा उद्योग है कोई नया नहीं है, ये करीब 5000 पुराना है, और गांव से शुरू हुआ हथकरघा उद्योग आज के अगर विकास की बात की जाए तो कई आधुनिक माध्यमों से गुजरा है। तो विकास जो है कपड़ा उद्योग का वो एक बड़ी यात्रा तय करके आया है भारत का। तो इस कार्यक्रम के जरिए क्या वो विरासत, वो संस्कृति, कपड़े की संस्कृति जो हमारे साथ जुड़ी है, उसको भी प्रदर्शित करने की कोशिश की जाएगी? या उसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर मैं ये कहूँ आपसे कि जिस तरीके से अभी जब सबसे पहले आपने एक विजुअल देखा होगा, प्रधानमंत्री आए थे, वहाँ पे एक आदमी ने उनको दिखाया था, एक बुनकर ने उनको दिखाया था कि एक तरीके का कपड़ा दिखाया था जो ट्रेडिशनली जो वीविंग होती है उससे तैयार किया था। वो गुजरात का एक ऐसा एक तरीके का एक आर्ट है जो उसको अभी भी हम लोग जो टेक्नोलॉजी है, जो मशीन है, उससे नहीं कर सकते। लेकिन इसलिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि बुनकर का अपना काम है, वो जो हमारा जो ट्रेडिशन चल रहा है, जो इतने सालों से जो ट्रेडिशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, वो उसको लेके चलना है, क्योंकि वो हमारी विरासत है और वो विरासत हमें खोनी नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ हमें नई टेक्नोलॉजी का भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी का सेंचुरी है, टेक्नोलॉजी के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी विरासत को पीछे छोड़ जाए, हम अपने विरासत को भी आगे लेके जाना पड़ेगा, विरासत का हाथ पकड़ के ही भविष्य में आगे जाना पड़ेगा। तो ये बहुत अहम बात हो जाती है। तो ये जो पूरा भारत टेक्स है, ये जो पूरा एग्जीबिशन है, यहाँ पे शुरुआत इसी वजह से यहाँ के जो यहाँ पे एक बुनकर है जो ट्रेडिशनली काम करते हैं फार्म में और अलग तरीके से फाइबर बनाते हैं, तो वो उन्होंने यहाँ पे दिखाया वो उस तरीके से कैसे वो काम किया जाता है।
700 साल पुरानी वो टेक्नोलॉजी है, वो दिखा रहे थे कि ये इस तरीके से काम होता है। और उसके बाद किस तरीके से एग्रीटेक या फिर एग्रोटेक, आप टेक्नोलॉजी एग्रो के यूज करके आप ऐसे आप रोड्स बना रहे हैं, आप जो ये जो टेक्सटाइल जो का यूज करके आप रोड ऐसे बना रहे हैं जिसको आप तो रोड्स ब्रिजेस, इनमें आपको ये टेक्नोलॉजी यूज करें जिससे कि इसको ताकत मिलती है, दूसरा ये बहुत ज्यादा एनवायरमेंटली अच्छा होता है, सस्टेनेबल होता है। तो ये बहुत इसीलिए बहुत ही अहम ये जो पूरा एग्जीबिशन है वो इसलिए बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। आप देखिए यहाँ पे एक दिखाया गया था, एक ब्रिज के ऊपर पूरा का पूरा वो टेक्सटाइल के जो मटेरियल से पूरा एक तैयार किया गया था खांचा, जिसको इस तरीके से तैयार किया था जिससे कि लोग उसको स्टेबिलिटी भी मिलती है और उसको एक तरह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक तरीके से वो रहता है। तो अगर हम पहले देखते थे स्टील या नट और बोल्ट उस तरीके से यूज किया जाता था, अब धीरे धीरे करके शुरुआत हो गई है जहाँ पे रोड्स बनाने में भी ये टेक्सटाइल का या एग्रोटेक का यूज किया जा रहा है। जी, यहाँ हम ये भी देखें तापस, तो अगर भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो भारत का टेक्सटाइल मार्केट करीब 150 अरब डॉलर का है और एक्सपोर्ट मार्केट लगभग 40 अरब डॉलर की है। और बांग्लादेश और वियतनाम ऐसे कुछ देश हैं जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं अभी। अगर भारत को शीर्ष स्थान पर आना है तो ये कार्यक्रम किस तरीके से मददगार साबित होगा? जी, मैंने अभी आपको यही समझा रहा था कि ये बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि आप जैसे आपने कहा कि बांग्लादेश और इंडोनेशिया और बाकी जो कंट्रीज है साउथ एशिया से, वो इसमें बहुत, हम बाहर जब विदेश में जाते हैं तो हम ज्यादातर देखते हैं कि मेड इन बांग्लादेश या मेड इन किसी और कंट्री का, अब धीरे धीरे करके मेड इन इंडिया भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि जिस तरीके से आगे बढ़ा है, जिस तरीके से एक तरह से बहुत बड़ी काम हुआ, बहुत बड़ा काम हुआ है टेक्सटाइल सेक्टर में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। ये जो 5F, मैं बार बार इसलिए 5F का जिक्र कर रहा हूँ कि 5F जो है वो बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है इस पूरे चीज को समझाने में, क्योंकि जैसे हमने कहा रीएनफोर्स्ड ये जो पैनल बनाए गए थे, जो रास्ते बनाए गए थे, वो इसका एक जीता जागता उदाहरण है। और उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि ये जो फार्म कहिए, फाइबर कहिए, इसके साथ साथ फैक्ट्री कहिए, फिर फॉरेन कहिए, फैशन कहिए, ये जो 5 है, ये 5 बहुत अहम एक रोल अदा करते हैं हमारे देश को आगे लेके जाने में, क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास है, हमारे पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, जैसे आपने कहा बुनकर हमारे बहुत सालों से कर रहे हैं। अब उसको आगे लेके आना है, बल्क में प्रोडक्शन करना है। बल्क में कैसे प्रोडक्शन होता है कि मशीन को लेके आए, मशीन को लेके आना, मॉडर्न मशीनरी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मॉडर्न मशीनरी को आगे लेके आना पड़ेगा, उसको यूज करना पड़ेगा। और इसी के साथ जैसे ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये नई एक एज जिसे कहा जा रहा है, भारत एक नए एज में जा रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, और वहां पे आपको कटिंग एज टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स का यही लेके आना पड़ेगा। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एनवायरनमेंट है, जो आपका पर्यावरण है, उसको कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए। इसी वजह से इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस ली जा रही है, जैसे वाटरलेस डाइंग की बात कहिए या फिर रिसाइकल्ड मटेरियल को यूज करने की बात की जा रही है। तो ये जो ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी की जो बातें हैं, जो भी हम जो विदेशों में अभी बात शुरू हुई है, हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मिशन लाइफ के चलते ये ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है। इस पे ऑलरेडी बहुत काम चल रहा है और ये जो इंडस्ट्री है वो मूव इसीलिए कर रही है। आपने बहुत सही कहा कि अगर हमें अपने जो कंपटीटर से लड़ना है तो लड़ना सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमें अपना हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाना है, तो हम लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम क्या वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट दे सकते हैं, क्या हम वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को रिसाइकल दे सकते हैं। प्रदर्शनी का अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो पीछे एक प्रदर्शनी में एक शब्द लिखा हुआ है, वस्त्र कथा, विश्वास, विकास। और ये जो गाथा है ये यही कहती है वस्त्र उद्योग की हमारे, तो विकास भी हुआ है और विश्वास भी बढ़ा है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खादी को हमेशा प्रमोट करते हुए आए हैं, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने हमेशा आत्मनिर्भर भारत की बात कही है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि आत्मनिर्भर भारत होगा तभी आगे जाएगा भारत। और सबसे बड़ी बात है, अगर भारत को नेतृत्व कर रहा है इस सेंचुरी में विश्व का, खासतौर से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो ये जो दो तीन चीजें हम बार बार कह रहे हैं, हम अपने जो पुराने जो चीजें हैं उसको भूलना नहीं है, हमें अपनी ट्रेडिशन को भी जिंदा रखना है, हमें ट्रेडिशन को भी याद रखना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे भी काम करना है। जैसे कि इस वक्त एक जो मशीन देख रहे थे प्रधानमंत्री, वो एक ऐसी मशीन है जो एक तरह से
बहुत जल्दी, बहुत मतलब सबसे ज्यादा एक जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकती है। प्रोडक्शन बढ़ना मतलब आप और ज्यादा कपड़े बना सकते हैं, और प्रोडक्शन के साथ साथ ऐसा नहीं कि वो एनवायरनमेंट को दूषित करता है, वो पर्यावरण को भी ध्यान में रखता है। उसका करीब जो हमने बात की तो 70% जो डाई है, उस जो प्रॉब्लम आती है, जो एनवायरमेंट, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, वो जो चीज है उसको भी वो रोकता है। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत अहम हो जाती है। और जैसे मैंने कहा कि अगर आपको आगे जाना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको ना सिर्फ अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, और तीसरी और अहम चीज है कि सस्टेनेबल भी रखना पड़ेगा। तो सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्शन का कॉस्ट, प्रोडक्शन का जो बल्क में प्रोडक्शन है, ये सब चीजें हम लेके आएंगे। और ये सब चीजें इस वक्त भारत टेक्स 2024 पे भारत मंडपम जो है वहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे इतने सारे लोग आ रहे हैं। आप थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिल्कुल तापस, साथ ही तापस मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री हमेशा एक नारा देते हुए आए हैं, वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। प्रधानमंत्री पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। और अगर हम भारत की बात करें तापस, तो भारत में अलग अलग राज्यों में अगर वस्त्र क्षेत्र की बात करें, पैरल की बात करें, तो आप राज्य बदलेंगे, आपका वस्त्र परिधान बदल जाता है, लोक कला बदल जाती है। अगर आप राजस्थान में जाएंगे तो आपको बांधनी मिलेगा, या फिर आप दक्षिण में जाएंगे तो आपका परिधान चेंज हो जाता है। तो इसी विरासत को भी क्या इस कार्यक्रम के जरिए रूबरू कराया जाएगा? इसमें कोई दो राय नहीं है। इस कार्यक्रम में ये भी देखने को मिलेगा अलग अलग जगह से। यहाँ पे हम हैं, इसके ठीक ऊपर एक और प्रदेश एक है, वहाँ पे अलग अलग जो स्टेट्स है वहाँ से लोग आए हैं। उन्होंने अपना जो प्रोडक्ट है वो लेके आए हैं, क्योंकि हर जगह का अलग मायना है। आपने कहा कि एक आप थोड़े कुछ किलोमीटर आगे चले जाएं, आपको वहाँ की बोली, आपका खाना, वहाँ का पहनना, सब कुछ बदल जाता है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो टेक्सटाइल जो प्रोडक्शन है, अगर हम पिछले 3 सालों की बात करें, पिछले 3 सालों में करीब करीब आप समझिए डबल से भी ज्यादा ऊपर प्रोडक्शन चला गया। टेक्सटाइल मशीनरी प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो आप सोचिए एक जमाना था जब 12,000 के करीब प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, अब वो 20,000 के ऊपर प्रोडक्शन कैपेसिटी चली गई अगले पिछले 2 सालों के अंदर। स्पिनिंग की बात करें, वीविंग की बात करें, सिंथेटिक जो मटेरियल है उसकी बात करें, गारमेंटिंग की बात करें, प्रोडक्शन जो है वो हर एक जो लेवल पे हमने देखा कि वो बड़ा है। और सिर्फ प्रोडक्शन की बढ़ने की बात नहीं है, इसको सस्टेनेबल भी बनाया जा रहा है। वो सस्टेनेबल जो है वो इम्पोर्टेंट है। साथ ही तापस यही नहीं, अगर हथकरघा उद्योग की भी बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके की तमाम योजनाएं आई हैं, लोन की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं हथकरघा उद्योग के लोगों को, तो किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हथकरघा उद्योग, कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा मिला है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो पूरा का पूरा सर्कुलर इकोनॉमी है, एक तरह से इसको बहुत बड़ा एक पुश मिला है प्रधानमंत्री के जरिए। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अभी 2 औरतों से बात की जो एक गांव से आती है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने शुरुआत की जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग से हम लोगों ने कॉटन उगाया, और सिर्फ उगाया है नहीं, उससे मुझे मेरे घर को खाने पीने का अवसर मिला। उसके पैसे भी सरकार ने हमें दिए कि जिस तरीके से आप उस ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए, उसके पैसे भी सरकार की तरफ से आए। और दूसरी चीज है कि वो उससे उन्होंने ना सिर्फ अपना घर तैयार किया, बल्कि एक तरह से समाज में भी अपनी एक इज्जत बनाई है। इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा, तमिलनाडु से भी हम लोगों से मिले। वो तमिलनाडु से जो लोग आए हैं उन्होंने कहा कि हम लोग बनाना जो है केला, यानी केले से जो फाइबर बनाते हैं, वो आजकल बहुत विश्व प्रसिद्ध है। तो